हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे क्लास में। और आज हम लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 8 ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। लेक्चर नंबर 8 में हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन। ठीक है, जो हम तीन पढ़ेंगे, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये इवन अगर हम बात करें तो ये पूरा चैप्टर जो होता है कहीं ना कहीं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के ऊपर 50% डिपेंड करता है। तो बहुत अच्छे से और बिल्कुल आराम से सीखिएगा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। चलिए तो टाइम को वेस्ट बिना करते हुए हम लोग स्टार्ट करें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि आपके पास कोई एक रिएक्शन है, ए प्रोडक्ट बना रहा है पी, जिसका दिया गया है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, 1 है। रिएक्शन है ए, प्रोडक्ट पी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। तो अगर हम इसका रेट लिखें, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन, तो के ए के पावर 1 इस तरीके से ही लिखेंगे, आपको पता है। और अगर हम याद आपको कराएं कि अगर ए है और ये पी है और इसका ऑर्डर अगर 0 है, जो हम पढ़ चुके हैं, तो इसका रेट के इंटू ए के पावर 0। तो इसका रेट जो था वो कांस्टेंट आ रहा था, लेकिन इसका अगर तुम रेट देखो तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो पहले तो दोनों में बेसिक डिफरेंस समझो, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर में। तो जीरो ऑर्डर के केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा था, कांस्टेंट आ रहा था। जबकि फर्स्ट ऑर्डर में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली है। तो ये पहला डिफरेंट हुआ। बात समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। तो यहां से एक चीज हमने क्लियर कर लिया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, लेकिन जीरो ऑर्डर का रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। तो यहां से पता चल गया। अगर हम इसको ग्राफिकली दिखाना चाहें तो देखो, इधर हम रखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इधर हम रखते हैं ROR, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कॉन्सेंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या रिलेशन है? डायरेक्टली है। यानी कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन घटेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा। लेकिन ये बात किसके लिए हम कर रहे हैं? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अगर यही बात हम जीरो ऑर्डर के लिए करें तो वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, वो कांस्टेंट होता है। तो यहां से लिनियरली चला जाएगा। जितना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्या होगा? बढ़ेगा। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत हुआ? तो ये हुआ फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर में पहला डिफरेंस। दूसरा, हमें निकालना है इंटीग्रेटेड रेट लॉ, यानी कि हमें पढ़ना है काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। वो कैसे होगा? चलिए स्टार्ट किया जाए। इसको तो नोट कर ही लिए होंगे, तो आइए देखा जाए। We have first order reaction। हमारे पास बच्चों एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कुछ इस तरीके से। ए से प्रोडक्ट है पी, जिसका ऑर्डर कितना है? 1 है। अब किसी भी रिएक्शन को देखकर रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का 2 तरीका होता है। एक तो रेट लॉ के अनुसार और दूसरा डिफरेंशियल, यानी कि इंस्टेंटेनियस। तो अगर हम इसको देखकर रेट लॉ के अनुसार लिखें तो रेट ऑफ रिएक्शन होगा के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और पावर। पावर होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा, अगर हम इसका डिफरेंशियल लिखना चाहें तो डिफरेंशियल कितना हम लिख चुके हैं, पिछले वीडियो में भी समझाए थे। तो क्या लिखेंगे? माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट है तो माइनस, कोफिशिएंट 1 है तो 1/1 dA/dt। ये हमको लग रहा है कि अगर किसी को कंफ्यूजन होगा तो पिछला वीडियो देखिएगा, स्टार्टिंग वाला, शुरुआत वाला सेकंड वीडियो। ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। अब देखो, ये जो दोनों रेट है वो एक ही रिएक्शन का है, यानी सेम रिएक्शन का दोनों रेट है। पहली बात तो दोनों का LHS सेम है, मतलब क्या कर सकते हैं? RHS सेम। इसलिए सेकेंड इक्वल टू, अगर फर्स्ट यहां से करें तो क्या मिलेगा? -dA/dt इक्वल टू के ए, यही मिलेगा। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कुछ नहीं पता चल रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो -dA इक्वल टू के ए इंटू dt। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। माइनस को इधर भेजो थोड़ा, तो dA इक्वल टू -KA इंटू dt। अब देखो, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का बेसिक नियम होता है कि वेरिएबल को एक साथ लाओ और डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट कर सकते हो। तो यहां पर 2 वेरिएबल है,
एक ए है और दूसरा टी है, तो सभी ए को एक साथ और सभी टी को एक साथ लाइए और फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन जो करना है आप कीजिए। मैथ वाले अच्छे से समझ रहे होंगे। फिलहाल तो यहाँ पर ए को ए कैसे साथ लाए, तो देखो इधर अगर हम ए से डिवाइड कर दें तो इधर ए और ए एक साथ आ जाएगा और टी अलग हो जाएगा। तो नाउ यहां से हमें क्या दिखाई दे रहा है, डी ए बाई ए इक्वल टू माइनस के डी टी। अब देखो ए एक साथ आ गया, टी एक साथ आ गया, अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको इंटीग्रेट आसानी से कर सकते हैं। इंटीग्रेशन के लिए लिमिट पुट करना पड़ेगा, कहां से कहां जा रहा है। तो देखो जब टाइम 0 था उस समय कॉन्सेंट्रेशन कितना लेकर चलते हैं रिएक्टेंट का, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या लेकर चलते हैं, ए नॉट। और टाइम मान लेते हैं टी इक्वल टू टी पे, यानी रिएक्शन जब उस समय चल गया तो बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना लिखते हैं, ए टी। तो अब यहां पे पुट कर दो, टाइम जब 0 है तो कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ए नॉट, और टाइम जब टी है उस समय कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ए टी। उस समय कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 80। चलो बोलो यहां तक कोई दिक्कत वाला बात है क्या। अब यहां से इंटीग्रेशन के लिए तुम्हें पता होगा dx का इंटीग्रेशन x होता है, लेकिन dx बाई x का इंटीग्रेशन log x होता है। फिर से रिपीट करेंगे, dx का इंटीग्रेशन x होता है लेकिन dx बाई x का इंटीग्रेशन log x होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लिखें तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log x, और अपर लिमिट कितना है 80, लोअर लिमिट क्या है ए नॉट इक्वल टू माइनस के डीएस का इंटीग्रेशन एक्स, ठीक उसी तरह से dt का इंटीग्रेशन t, अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0। लेकिन ध्यान देना कि log दो तरह का होता है, एक में बेस e होता है और दूसरे में बेस 10 होता है। तो यहां जो हम लिए हैं log उसका बेस e लेकर चल रहा है, यहां जो log है उसका बेस क्या लेकर चल रहा है, e। दूसरा इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, ln x 80 अपॉन ए नॉट माइनस के टी अपॉन 0। हम इस तरह से लिखें चाहे इस तरह से लिखें, दोनों बात सेम है। अगर आप log लिखते हैं तो वहां पर दिखाना पड़ेगा कि बेस e है कि बेस 10 है, लेकिन अगर हम ln लिखते हैं तो ये 100% कंफर्म हो गया कि वहां पर बेस e है। क्लियर हो गया बात। चलो तो पहले इतना तो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो हो गया होगा नोट, अब मिटाएं इधर, हाँ ठीक है नोट हो गया होगा। तो दोनों में से किसी से लेकर तुम बढ़ सकते हो, मन करते इसको लेकर आगे बढ़ो, मन करते इसको लेकर बढ़े। ज्यादातर लोग इसी के आदी हैं, इसी को यूज करने के लिए, तो हम इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पुट करें तो क्या मिलेगा हमें, log 80 माइनस log ए नॉट, यही मिलेगा, इक्वल टू माइनस के टी माइनस 0। अब देखो यहां से log 80 माइनस log ए नॉट इक्वल टू, इधर तो ये खत्म हो जाएगा, माइनस मतलब माइनस 0 का कोई मतलब नहीं है, माइनस के टी। चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको इधर भेज देता है, प्लस बन जाएगा। तो हमें मिलेगा log 80 इक्वल टू log ए नॉट माइनस के टी। अब ध्यान दो, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हम इसी को और करके क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं ln ए टी इक्वल टू ln ए नॉट माइनस के टी। ये दोनों सेम चीज है। हाँ, यहाँ पे जब log लिखेगा तो बार बार तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि इसका बेस जो होगा वो कितना है, e है। लेकिन जब ln लिख देगा तो बार बार दिखाना नहीं पड़ेगा कि इसका बेस e है, क्योंकि log में दोनों आ गया, e भी और 10 भी। ठीक है ना, चलो ठीक है। तो फिलहाल एक इक्वेशन ये मिलते हुए नजर आया है, ये एक इक्वेशन मिला किसका, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का। अच्छा, दूसरी बात कि अगर हम ln को log में चेंज करें, यानी कि log e के बेस को 10 में चेंज करें तो कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहां पर अगर हम लिखें इफ log e कन्वर्टेड इनटू log 10, तब क्या होता है,
तब यहां से log e इक्वल टू 2.303 log 10 बेस हो जाता है। यानी log के e के बेस को अगर 10 में चेंज करेगा तो पीछे कितना से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.303 से। या इसी को डायरेक्टली लिख सकता है कि ln जो होता है ln के जगह पर डायरेक्ट लिख सकते हैं 2.303 log। चलो ठीक है, ये समझ गया कन्वर्शन है। तो अगर हम इसको इक्वेशन जो होगा फर्स्ट मान लें तो देखो क्या कर सकते हैं, यहां से समझने की कोशिश करो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या फर्स्ट नहीं, इसको जो होगा कुछ मान लो, इसको थर्ड मान लो, क्योंकि पहले तो 2 मान चुके हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो यहां से क्या दिखाई दे रहा है, अब ये जो ln है या जो log e है इसको 10 में कन्वर्ट कर दो, क्या हो जाएगा 2.303 log e, 2.303 log 80 बेस यहां पर कितना है 10, ध्यान रखो, इक्वल टू log बेस 10 a नॉट, लेकिन यहां पर पीछे मल्टीप्लाई कितना 2.303 log a नॉट, बेस कितना है 10 माइनस kt। यानी जब भी बेस e को चेंज करेगा 10 में तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 से। अब एक काम करते हैं, नाउ डिवाइडेड बाय 2.303 इन बोथ साइड। इस इक्वेशन में दोनों तरफ 2.303 से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, log 80 बेस कितना है 10 इक्वल टू log a नॉट बेस कितना है 10 माइनस kt अपॉन 2.303। ये हो गया तुम्हारे लिए इक्वेशन नंबर 4। मैक्सिमम केस में यानी कि 90% टाइम जो यूज होगा वो इक्वेशन नंबर 4 यूज होगा। कभी कभी क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 3 के टर्म में भी दे देता है, तो परेशान नहीं होना है। आप इसको ध्यान रखें चाहे इसको ध्यान रखें। अब अगर आप इसमें ध्यान रखना चाहते हैं कि हाँ इसको ln में कैसे चेंज करें, तो देखो ln को यहां से यहां लाने में 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो इसको अगर ln में जाना हो तो 2.303 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, कहानी खत्म हो जाएगा। चलो फिलहाल ठीक है, इतना नोट कर लो, जल्दी से आगे बढ़ते हैं यहां से। ठीक है, तो अब जो होगा फाइनली तुम्हारे पास 2 इक्वेशन आ चुका है, वही दोनों इक्वेशन का यूज करना है। पहला इक्वेशन जो होगा वो क्या है, ln 80 इक्वल टू ln a नॉट माइनस kt। या हम इसी को क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं log 80 इक्वल टू log a नॉट माइनस kt अपॉन 2.303। और ध्यान रखो अगर ट्रिक की बात करें तो कहां पे बेस e है और कहां पे बेस 10 है इसको भी देख सकते हो। जब बेस e रहेगा तो यहाँ a बाई 2.303 नहीं है, लेकिन जैसे ही बेस 10 हुआ तो यहाँ पर k बाई क्या हो गया 2.303। अब हम ग्राफ खींचना चाहते हैं, क्या खींचना चाहते हैं, ग्राफ खींचना चाहते हैं। तो आओ ग्राफ देखा जाए। तो अगर हम नाउ कंपेयर ln 80 इक्वल टू ln a नॉट माइनस kt विथ y इक्वल टू mx प्लस c, ये जो इक्वेशन है इसको कंपेयर करो किससे, स्ट्रेट लाइन से, क्योंकि देखो ये लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करो। तो यहां से अगर कंपेयर करें तो क्या मिलेगा, ln 80 इक्वल टू ln a नॉट माइनस kt। अब कंपेयर करना है तो y इक्वल टू mx, क्योंकि x के यहाँ पर टाइम है और ये आपका प्लस क्या हो गया c। अब आपको पता है कि ये ग्राफ जो होगा कैसा होने वाला है, स्ट्रेट लाइन। तो इधर जो हम रखने वाले हैं वो क्या रखने वाले हैं, कॉन्सेंट्रेशन। तो इधर हम रखने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन यानी कि ln 80, और इधर हम क्या रखने वाले हैं, टाइम। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 0 हुआ। जब आपका टाइम अगर तुम 0 पुट करेगा, तो ये मिलेगा ln a नॉट, यानी कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, और सीधे समझो किसी का वैल्यू पॉजिटिव है यानी कहीं ना कहीं ओरिजिन के कहां कटेगा, ऊपर।
अब यहाँ से ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, इस बात का फैसला एम करता है। तो एम यानी कि स्लोप देखो यहाँ माइनस के है, तो स्लोप निगेटिव है तो ग्राफ यहाँ नीचे की तरफ आएगा, अगर स्लोप पॉजिटिव होता तो ग्राफ यहाँ से ऊपर की तरफ जाता, तो फिलहाल यहाँ से नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, अच्छा तो ये हुआ। अच्छा थीटा किधर से लेते हैं स्लोप का? इधर से, पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है 30 डिग्री, तो तू थीटा कितना लेगा? तो टोटल होता है कितना? 180 होता है, तो ये बचा कितना? 150 डिग्री। ये 45 डिग्री, तो ये थीटा तुम्हारे लिए कितना होगा? 135 डिग्री। ये ध्यान रखना, थीटा हमेशा इधर से कंसीडर करना। तो ये तुम्हारे लिए थीटा होगा। ठीक है, तो स्लोप जो होता है वो क्या होता है? स्लोप इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना है? देखो स्लोप यानी m कितना है? -3। चलो इतना पहले नोट करो, फिर आगे आपको समझाते हैं। चलो हो गया होगा, नोट हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे, तो अगर हमसे कहा जाए, देखो यहाँ पर 3 बात है। अगर हम आपसे कहें कि ln AT वर्सेस टाइम, या इसी को इस तरह से दिया जा सकता है कि log E AT वर्सेस टाइम, जहां ln AT है वहां पे log E आप लिख सकते हैं, जहां पे टाइम है वहां पे टाइम ही रहेगा। कि ग्राफ में पहला अगर हम आपसे पूछें कि इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट यानी कि ये ग्राफ कहां पे कट करेगा, यानी C का वैल्यू क्या है? तो C का वैल्यू है ये है C, और ये C का वैल्यू कितना है? ln A0। तो C का वैल्यू आप लिख सकते हैं ln A0, या इसी को लिख सकते हैं log A0, और बेस क्या दिखा दीजिए? E। क्लियर हो गया। दूसरा अगर आपसे कहा जाए कि इसका स्लोप क्या है, तो स्लोप क्या है इसका? -k, जो बराबर है किसके? tan थीटा के। एक बात और देखो कि आप मान लेते हैं अभी तो 0 ऑर्डर पर है, फर्स्ट ऑर्डर पर है, फिर हो सकता है सेकंड ऑर्डर पढ़ेगा, तो देखो कैसे याद कैसे रखेगा ये समझो। तो जब हम जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ खींचे थे कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच, तो वो भी स्ट्रेट लाइन ही आया था, और ये भी स्ट्रेट लाइन ही आया है। देख लो यहाँ पे, अगर ध्यान से कंपेयर करके देखेगा पीछे वाला कॉपी, तो वो भी इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर हुआ था, ये भी y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर हुआ, यानी कि दोनों स्ट्रेट लाइन ही हुआ। अंतर क्या हुआ? तो अंतर ये हुआ कि वहां पे जो कॉन्सेंट्रेशन था वो सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन था, और यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लॉग के साथ कॉन्सेंट्रेशन है। यानी वहां पर जो हम ग्राफ खींचे थे जीरो ऑर्डर के लिए वो था कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, और यहाँ पे जो हम खींच रहे हैं वो है ln कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम या लॉग कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। यानी कॉन्सेंट्रेशन के साथ जब लॉग आ गया तो कंफर्म हो जाओ कि फर्स्ट ऑर्डर है, और अगर कॉन्सेंट्रेशन के साथ लॉग नहीं है तो कंफर्म हो जाओ जीरो ऑर्डर है। फिलहाल इसको नोट करो, एक और ग्राफ आपको दिखाएं। चलिए इतना हो गया होगा, जल्दी से कंप्लीट करेंगे, एक और ग्राफ लेंगे। चलो ठीक है, हो गया होगा। अच्छा दूसरा, अगर बेस 10 होगा तब क्या हो जाएगा? तो बेस 10 में क्या है? अल्सो, और यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अल्सो हमारे पास क्या इक्वेशन है? log AT इक्वल टू log A0 माइनस KT बाई 2.303। इन सब में विशेष बात क्या है? तो यहाँ पर log का जो बेस है वो 10 है, और अगर 2.303 यहां से हटा दें तो log का बेस क्या हो जाएगा? E, जिसके जगह पर डायरेक्ट हम ln भी लिख सकते हैं। अब अगर हम इसको भी कंपेयर करें y इक्वल टू mx प्लस c से, तो देखो इसको थोड़ा सा अपने तरीके से लिख लें। हम इसको लिख सकते हैं माइनस k बाई 2.303 t लिख सकते हैं, जो पहले लिखे थे ठीक उसी तरीके से। अब यहां पर अगर हम ग्राफ खींचें तो देखो क्या दिखाई दे रहा है। इधर तो हमें टाइम ही रखना है, और इधर हमें क्या रखना है? y की जगह पर हमें रखना है log AT। क्या रखना है? log AT। अब देखो इसका c का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव, यानी ग्राफ कहीं ना कहीं क्या करेगा? ऊपर की तरफ कट करेगा। अब यहां से ग्राफ कहाँ आएगा? नीचे की तरफ, क्योंकि इसका जो स्लोप है वो निगेटिव है, तो स्लोप इसका निगेटिव हो गया, नीचे की तरफ आएगा। थीटा किधर से? क्या इधर से थीटा लेगा? नहीं, ये तुम्हारे लिए थीटा होगा, ये थीटा होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन से लेना।
चलो यहाँ पे अगर कहा जाए कि इंटरसेप्ट कितना है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वही इंटरसेप्ट होता है, और वो कितना तुम्हारे लिए लॉग ए नॉट। तो यहाँ पर भी अगर तुम्हें मुख्य बिंदु हम दिखाएं, हाईलाइटेड करें, तो क्या नजर आ रहा है, जरा समझने की कोशिश करो। तो अगर हमारा इफ ग्राफ लॉग 80 वर्सेस टाइम है, लेकिन यहां जो लॉग है उसका बेस कितना है 10, क्योंकि लॉग में बहुत कंफ्यूजन है, ध्यान रखना। लॉग लिखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि बेस 10 है कि बेस ई है, तो इस बार बेस 10 है। तो इस समय जो आपका इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट कहने का मतलब क्या हुआ, जो इसका कटअप पॉइंट है, यानी कि जो सी है इस ग्राफ का, वो है वो है आपका कितना लॉग ए नॉट है, जहां बेस का पावर कितना है 10, ठीक है। और अगर हम खींचे थे लॉग बेस ई के वर्सेस टाइम, वहां भी जो इंटरसेप्ट आया था वो लॉग ए नॉट ही था, लेकिन वहां बेस 10 नहीं, बेस क्या था ई था। और दूसरा अगर हम यहाँ पे स्लोप की बात करें, स्लोप यानी कि एम, तो यानी कि tan थीटा, उसका वैल्यू यहां पर कितना देखो -k/2.303। लेकिन जब हम ग्राफ खींचे थे लॉग बेस ई लेकर वर्सेस टाइम के साथ, तो वहां पे स्लोप आया था -k, और जब हम लॉग बेस 10 लेकर चल रहे हैं तब स्लोप कितना है -k/2.303, ठीक है। अब मान लेते हैं कि सपोज करो कि तुम्हें इधर से थीटा दे दिया 30 डिग्री, और तुमसे कहा कि इसका स्लोप बताओ, तो स्लोप मतलब क्या है इसका tan थीटा। तो tan थीटा 30 फुट करेगा कि 150 फुट करेगा, तो 150, क्योंकि थीटा हमेशा इधर से लेना है, इधर से नहीं लेना है। बात समझ में आ गया होगा। मान लेते हैं थीटा तुमको दे दिया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री दिया तो किधर से लेकर चलेगा, इधर से लेकर चलेगा। ये अगर 90 दिया तो तुम इधर से लेकर चलेगा, ठीक है। थीटा हमेशा ऐसे सेलेक्ट करना। चलो ठीक है, तो इस ग्राफ को भी नोट कर लो, यहां तक कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, जल्दी से नोट करो। चल हो गया। अब यहां से हम बात करते हैं हाफ लाइफ टाइम का, तो आप हेडिंग लगा लो हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां से हम लिखने वाले हैं हाफ लाइफ टाइम, जिसको डिनोट करते हैं किससे, टी हाफ से, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलो ठीक है, यह है हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां से सबसे पहले देखो रिएक्शन है ए, प्रोडक्ट है बी, जिसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है 1। टाइम जब 0 है उस समय इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना लेकर चलते हैं ए नॉट, लेकिन हाफ लाइफ टाइम पर ये कितना खत्म हो जाता है आधा, तो बचेगा कितना आधा। तो T इक्वल टू टी हाफ पर, यानी हाफ लाइफ टाइम पर ये बचेगा कितना आधा, यानी ए नॉट बाई 2। नाउ फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, अब फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन क्या था जल्दी से देखो। तो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन पहला था ये लॉग, हम लॉग नहीं लिखेंगे, ln ही लिखेंगे ज्यादा, ln AP इक्वल टू ln A नॉट माइनस KT, यही था। अब जल्दी से देखो यहाँ पर कि टाइम जब T हाफ होगा तो बचे हुआ कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा A नॉट बाई 2। तो यहां से ln A नॉट बाई 2 इक्वल टू ln A नॉट माइनस K इंटू टी हाफ। टाइम जब T हाफ तो बचे हुआ कॉन्सेंट्रेशन A नॉट बाई 2, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे इसको इधर लाओ, इसको इधर भेजो, तो क्या मिलेगा तुमको, जल्दी से देखो। तो इधर तुम्हें मिलेगा क्या कि इंटू टी हाफ, इधर आएगा पॉजिटिव हो गया, इधर जाएगा ये ln A नॉट माइनस ln A नॉट बाई 2, यही है ln A नॉट बाई 2। अब देखो यहां से क्या कर सकते हैं, यहां से क्या कर सकते हैं, तो K इंटू टी हाफ, ये सॉरी कुछ इस तरीके से ln A नॉट बाय 2, ln इंटू टी हाफ इक्वल टू, इसको देखो log A माइनस log B, log A माइनस log B क्या होता है ln
ए नॉट बाई ए नॉट बाई 2। कोई दिक्कत है क्या? ये log a माइनस log b का फॉर्मूला है, तो log a बाई log b लिख सकते हैं इसको। अब यहां से k इंटू टी हाफ इक्वल टू ln 2 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू ए नॉट बाई ए नॉट। ए नॉट से ए नॉट क्या हो गया? कैंसिल। अब यहां से k इंटू टी हाफ इक्वल टू क्या मिला? ln 2। अब यहां से टी हाफ इक्वल टू ln 2 अपॉन k मिल गया। ठीक है, अब एक तो तरीका ये हो गया निकालने का, जल्दी से नोट करो। इस तरीके से निकाल सकते हो टी हाफ का वैल्यू। और दूसरा जो होगा, जब हम ऐसा लेकर चलें कि log का बेस 10 हो, तब क्या होगा? तो नाउ यहां से देखो, चलो इसको नोट कर लो पहले जल्दी से। यहां से देखो, इसको मिटा दें। ठीक है, मिटा देते हैं और जल्दी से देखेंगे दूसरे टर्म में। फिर से देखो, रिएक्शन ए है, प्रोडक्ट पी है। टाइम जब 0 उस समय कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट, टाइम जब टी हाफ तो बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट बाई 2। नाउ हमारे पास इक्वेशन क्या है? तो log AT इक्वल टू log ए नॉट माइनस के टी। यहां पर बेस जो होगा log का कितना ले रहे हैं? 10, और k अपॉन कितना मिलता है यहां पर? 2.303। अब देखो, पुट करो इस इक्वेशन में। टाइम जब टी हाफ तो बचा हुआ है ए नॉट बाई 2, तो टाइम पुट करो यहां से log ए नॉट बाई 2, log ए नॉट बाई 2, और इसको इधर ले जाओ, सॉरी, log ए नॉट माइनस के बाई 2.303 इंटू टाइम कितना? तो टाइम यहां पे पुट कर दो टी हाफ। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ो। यहां से समझ में तो आ ही रहा होगा, यहां तो कोई परेशानी वाला बात तो है नहीं। अब देखो, इसको इधर लाओ, पॉजिटिव बनेगा, तो k बाई 2.303 इंटू टी हाफ इक्वल टू, इसको इधर भेजो, तो log ए नॉट माइनस log ए नॉट बाई 2। ठीक है, अब देखो यहां से क्या दिखाई दे रहा है? k अपॉन 2.303 इंटू टी हाफ इक्वल टू, इसको log a माइनस log b के फॉर्मूला पर लिखो, तो क्या लिख सकते हैं? log ए नॉट बाई 2। ठीक है, अब यहां से देखो, k अपॉन 2.303 इंटू टी हाफ इक्वल टू, देखो ये 2 ऊपर जाएगा, ए नॉट कैंसिल, तो बचेगा कितना? log 2। अब यहां से टी हाफ इक्वल टू क्या मिलेगा? तो इसको इधर डिवाइड करो, तो इसको डिवाइड करेगा तो के कहां रह जाएगा? नीचे, और ये कहां चला जाएगा? ऊपर। तो मिलेगा log 2 अपॉन के, और इंटू यहां पर क्या हो जाएगा? 2.303। चलो इतना नोट करो जल्दी से, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है। चलो जगह है, यहां पर लिखते हैं। अब देखो, जरा समझने की कोशिश ये करो कि टी हाफ का वैल्यू मिला कितना? तो टी हाफ इक्वल टू log 2 का वैल्यू करीब करीब, अगर आपको याद हो तो 0.30 होता था। छोड़ो, यहां जगह नहीं बन रहा, इधर लिख लिया होगा, इधर लिखते हैं। चलो क्या मिला? तो टी हाफ इक्वल टू क्या मिला? log 2 इंटू 2.303 अपॉन के। अब अगर आपको याद हो तो करीब करीब log 2 का वैल्यू मिलता है 0.30 इंटू 2.30 अपॉन के। जब तुम इसको सॉल्व करेगा तो ये लगभग 0.693 अपॉन के आएगा, 0.693 अपॉन के। अब यहां से तुम्हें बहुत ही मजेदार बात हम सिखाने वाले हैं, थोड़ा सा इंतजार करो। और थक गया है तो थोड़ा सा पॉज करके पानी वगैरह पी लो, ठीक है ना? हाँ ठीक है, चलो बढ़िया है। तो अब यहां से देखो, दो चीज हम तुम्हारे सामने रखने वाले हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लिख तो लिया ही होगा। देखो, पहला चीज कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो टी हाफ मिला, वो पहला फॉर्मूला मिला ln2 बाई के, या इसी को लिख सकते हैं
टी हाफ इक्वल टू लॉग बेस ई 2 बाई के। ये हुआ पहला फॉर्मूला, चाहे इस तरह लिखो चाहे इस तरह से लिखो, दोनों बात एक ही है। और दूसरा तुम लिख सकते हो टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। लेकिन ये कब लिखेगा? तो ये जब लिखेगा उस समय व्हेन लॉग का बेस क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। और ये जब तुम लिखेगा यहां पर तो लॉग का बेस कितना होना चाहिए? ई होना चाहिए। ठीक है, इसमें दोनों में इंपॉर्टेंट कौन है? तो ये 10% यूज होगा, लेकिन ये 90% टाइम यूज होगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया? हाँ, इस दोनों में एक विशेष बात ये है कि ln2 यानी ln2 का वैल्यू क्या है? फिक्स्ड है, और के रेट कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट है। उसी तरह से ये कांस्टेंट वैल्यू है और ये भी क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। यानी यहां से एक चीज क्लियर हो रहा है कि जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका हाफ लाइफ टाइम कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब हम इसको लिखे यहां पर। तो यहां से हमें क्या मिला? हमें मिला कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो आपका हाफ लाइफ टाइम है वो क्या है? कांस्टेंट है। यानी कि इंडिपेंडेंट ऑन concentration ऑफ रिएक्टेंट। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हाफ लाइफ टाइम डिपेंड अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ टाइम था वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जितना ज्यादा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था उसका हाफ लाइफ टाइम उतना ही लॉन्गर होगा। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के केस में जो आपका हाफ लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन है वह इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। यानी कि आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन कितना भी ज्यादा हो या कितना भी कम हो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि वो क्या है? कांस्टेंट है। बोलो, यहां तक क्लियर हो गया? अब एक ग्राफ अगर हम देखना चाहें यहां पे, तो ग्राफ अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलो, अगर यहां पे सपोज करो कि इधर जो होगा हम रखते हैं टी हाफ और इधर हम रखते हैं मान लीजिए क्या रखते हैं? कॉन्सेंट्रेशन। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो देखो, आप कॉन्सेंट्रेशन को कितना भी बढ़ाते जाओ हाफ लाइफ टाइम चेंज होने वाला नहीं है। या उल्टा कर दो, नीचे लिख दो, मान लेते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और ऊपर हम लिख देते हैं टाइम। तो ये क्या जाएगा? कांस्टेंट जाएगा, यानी कि टी हाफ जाएगा। ठीक है, टाइम करने का मतलब यहाँ पर क्या है? हाफ लाइफ टाइम। तो कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते रहो, इसका हाफ लाइफ टाइम बढ़ने वाला नहीं है, या कॉन्सेंट्रेशन को घटाते रहो, इसका हाफ लाइफ टाइम बढ़ने या घटने वाला नहीं है। चलो, इतना नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं।